है आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे डे 53 डेली मेंस क्वेश्चंस के आंसर। तो डे 53 डेली मेंस क्वेश्चंस जो दिए गए थे उनका शाम को आंसर प्रदान किया गया था, है ना। उसका हम डिस्कशन आज यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें क्वेश्चंस क्या दिए गए थे। तो इसमें रोजाना ही 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं मेंस के, एमपीपीएससी मेंस के जिस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन उस प्रकार से रोजाना 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसमें से 3 नंबर के 5 क्वेश्चन होते हैं और 5 नंबर के 3 क्वेश्चन होते हैं। 3 नंबर के 5 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन होते हैं 5 नंबर के, और 11 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, है ना। तो ये आपको टोटल 9 क्वेश्चन मिलते हैं, है ना। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए थे उस पर, है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है जॉयस्टिक। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, और तीसरा क्वेश्चन है बीसीजी का टीका, और चौथा क्वेश्चन है राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम, और पांचवा क्वेश्चन है डीआरडीओ, है ना, डीआरडीओ। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन। 5 मार्क्स में क्या दिया गया था, तो पहला जो है मैथ के क्वेश्चन 2 दिए गए थे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम तभी पढ़ेंगे जब हम इसके आंसर का डिस्कशन करेंगे, हैं। तो अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि इसरो को लिखते हुए उसकी इकाइयों का वर्णन करें। ये 5 मार्क्स का तीसरा क्वेश्चन दिया गया था हमारा। 11 मार्क्स का जो एकमात्र क्वेश्चन दिया गया था वो है मानव जीवन पर विकास के प्रभाव को स्पष्ट करें। मानव जीवन पर विकास का क्या प्रभाव पड़ा है वो हमें स्पष्ट करना था। तो इस प्रकार हमारे ये है 53 डेज के मेंस क्वेश्चंस, है ना। अब हम चलते हैं इनके आंसर पर। आंसर पर चलने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूं कि दर्पण सिविल सर्विसेज द्वारा एमपीपीएससी मेंस के लिए ये प्रयास किया जा रहा है। जो डे बाय डे के क्वेश्चंस मिलते हैं, इनका 75 डेज का प्रोग्राम है जो मेंस आंसर राइटिंग सेल्फ लेवल पर जो तैयारी करते हैं उनके लिए, है ना। और इसी प्रकार ही चलाया जा रहा है एमपीपीएससी प्री के लिए। तो एमपीपीएससी प्री के रोज 25 क्वेश्चन दिए जाते हैं हर एक टॉपिक से रिलेटेड, है ना। तो उसे आप सुबह सॉल्व करें और शाम को उसका रिटन डिस्कशन और उसका वीडियो डिस्कशन भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे चैनल पर इकोनॉमिक्स की क्लास चलाई जा रही है न्यू सिलेबस पर आधारित, उससे भी आप देखना बिल्कुल नहीं भूलें। कई वीडियो में मैं ये सब बता चुकी हूँ, तो आप जाके हमारी प्लेलिस्ट पर जाएं और वहाँ जो 3 प्लेलिस्ट लगी हुई है उन्हें आप जाकर विजिट करें, देखें, है ना, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। तो पहला क्वेश्चन जो दिया गया था जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक जो है यह एक इनपुट डिवाइस है ना। इसमें बॉल के ऊपर छड़ी लगी होती है। इसका उपयोग वीडियो गेम खेलने में होता है और रोबोट कंट्रोल करने में होता है। तो तीन नंबर के हिसाब से हमारा इतना लिखना 3 में से 3 मिल जाएंगे, हैं। तो ये एक इनपुट डिवाइस है, इसमें बॉल के ऊपर छड़ी लगी होती है। इसका उपयोग वीडियो गेम में और रोबोट कंट्रोल करने में होता है ना। तो ये हमारा हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है। तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंटरनेट का जनक जेसी लिकलाइडर को कहा जाता है ना। तो हमें सिर्फ जेसी लिकलाइडर लिख के नहीं छोड़ देना है, इसको पूरा लिखना है कि जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट के जनक कहा जाता है ना। इसी प्रकार से हमको लिखना है, पूरा लिखना है। बीसीजी का टीका, बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट गुएरिन, है ना, बैसिलस कैलमेट गुएरिन, है ना। तो ये बीसीजी का पूरा नाम हुआ, है ना। तो ये किस लिए लगा है, टीबी रोग की रोकथाम के लिए दिया जाने वाला टीका है, नवजात शिशुओं को दिया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशुओं को लगता है ना, तो ये बीसीजी का टीका हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है, सॉरी, ये राष्ट्रीय टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, राजीव टीबी रोग नियंत्रण कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पास थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, ये टाइपिंग एरर है, तो इसे आप सुधार लीजिएगा, है ना। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है राष्ट्रीय है, तो ये राष्ट्रीय ही है ना। तो प्रारंभ इसका 1962 में हुआ, और ये किसके लिए, टीबी रोग का इलाज एवं निदान कर संचरण में कमी लाना। टीबी रोग एक संचारी रोग है ना, टीबी जो है वो एक संक्रामक रोग है, तो उसका इलाज करके और उसका निदान करके, है ना, उसके संचरण में कमी लाना है। इसके लिए डॉट्स वितरण, है ना, इसका जो उपचार होता है उसको डॉट्स कहते हैं, डॉट्स वितरण किया जाता है ना। ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से, वर्ल्ड बैंक की सहायता से चलाया जा रहा है। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक जो है इतनी लिखने के लिए जगह नहीं थी, है ना, इतनी स्पेस भी नहीं है कि हम इसे लिख सकें कि वर्ल्ड बैंक द्वारा ये चला है, इसकी हेल्प से चलाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं लिख पा रहे थे, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट भी चीज़ें यहाँ पास लिखनी थी, है ना। तो हमें सबसे पहले उसकी प्राथमिकता तय करनी होती है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन या इसके आंसर में क्या है, वही हम लिखते हैं पहले, है ना। तो अब नेक्स्ट जो दिए गए थे DRDO, है ना। तो DRDO इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1958 में,
है ना। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य रक्षा से जुड़े अनुसंधान करना, रक्षा से जुड़े अनुसंधान करना। इसके अध्यक्ष जो है, वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, इनके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी जो है इनके अध्यक्ष हैं। तो इस प्रकार से हमारे होते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो दिए गए थे डे 53 डेली मेंस क्वेश्चंस पे। तो ये हमारे हैं जो 5 मार्क्स का पहला क्वेश्चन था, है ना, मैथ से आया हुआ था। तो इसमें क्या दिया है, 7 वर्ष पूर्व शादी के समय एक व्यक्ति तथा उसकी पत्नी की औसत आयु कितनी है, 25 वर्ष थी। दोनों की औसत आयु है ना, 25 वर्ष दोनों की औसत आयु है। अब 7 वर्ष बाद मतलब पति एवं पत्नी तथा उसका एक बच्चा था, है ना, एक बच्चे की औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। अब 3 की औसत आयु, उनके बच्चे की भी मिला करके औसत आयु कितनी है, 22 वर्ष है। तो हमें ये निकालना है कि बच्चे की आयु कितनी है ना। तो हल में क्या लिखा गया कि 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी की कुल आयु, है ना, जितनी थी 25 थी, औसत आयु 25 थी। तो उसपे ये लोग कितने थे, पति और पत्नी 2 लोग थे, तो 2 का हमने गुणा कर दिया, तो उन दोनों की कुल आयु कितनी थी, 50 वर्ष। दोनों की मिला करके 50 वर्ष आई थी, है ना। अब क्या है, अब पति पत्नी का औसत आयु, है ना, तो जो है 2 लोग हैं, इसलिए 7 का गुणा 2 से कर देंगे, है ना। 7 वर्ष बाद तो 7 का गुणा 2 से करेंगे और 50 को जोड़ देंगे, तो हमारे 64 वर्ष आ गया। मतलब अब जो है पति पत्नी की औसत आयु इतनी है ना। लेकिन प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार 3 की औसत आयु, पति पत्नी एवं बच्चे की औसत आयु का योग कितना है, 22 है। तो 22 में हमने 3 इंटू किया, है ना, 3 हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा कितना आ गया, 66 वर्ष आ गया। तो हमारा इससे 64 से कितना अधिक है, तो 2 वर्ष अधिक है। तो मतलब बच्चे की आयु कितनी है, बच्चे की आयु 2 वर्ष है ना। तो इसे आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है ना। तो 5 मार्क्स में हमें इस तरह पूरे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना रहता है इसे, है ना, कोई भी स्टेप छोड़ना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1025 का ऋण 2 वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, है ना। तो हमने क्या ले लिया, प्रत्येक किस्त का मान x रुपए, है ना। अब 2 वार्षिक किस्त है तो हमने इस तरह से लिख दिया, है ना, और इक्वल टू कितने ही कितना का ऋण है, तो 1025, है ना, 1025 हमने लिख दिया। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में ये आ गया, और इसको हमने सॉल्व किया तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया। एक्चुअल में जब आप इसे करेंगे, जब आप रफ में लगाएंगे या कॉपी में लगाएंगे, तब आपको ये सब समझ में आने लगेगा। तो आप इसे लगा कर देखें, है ना। मैं यहाँ पास मतलब ऐसे ही बता सकती हूँ कि इसको ऐसे काटा गया, सॉल्व किया गया, है ना, जिस प्रकार से। फिर ये आया, फिर नेक्स्ट में क्या हुआ, फिर इसका सॉल्व करेंगे तो x का मान क्या आता है, फाइनली x का मान आता है कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 551.25 रुपये होगा, 551.25 रुपये होगा। तो हमारा ये आ गया। तो इसे आप सॉल्व करके देखें। एक्चुअल में मैथ जो होती है वो सॉल्व करने में ही समझ में आती है ना। तो आप इसे सॉल्व करके देखें, ये आपको जरूर आ जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसरो को लिखते हुए उसकी इकाइयों का वर्णन करिए, है ना। हमें इसरो को लिखना है एवं उसकी इकाइयों को वर्णन करना है। तो इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका पूरा नाम हमको लिख देना है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसरो। फिर इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है बेंगलुरु में। इसकी कुल 6 इकाइयाँ हैं, है ना। पहली इकाई क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। दूसरी इकाई क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, जहाँ से रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं, है ना, PSLV GSLV लॉन्च किए जाते हैं। इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु। प्रधान नियंत्रण सुविधा भोपाल, जो भोपाल में है ना। और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, है ना, जो अहमदाबाद में है। और द्रव प्रणोदक केंद्र, ये 3 जगह है, द्रव प्रणोदक केंद्र 3 जगह है ना। तो इस प्रकार से हमारी ये 6 इकाइयाँ होती हैं इसरो की, है ना। इसरो के बारे में हमने लिखा और इसकी 6 इकाई का वर्णन कर दिया। इतनी ही स्पेस है और इतना ही लिखना है। तो ये हमारा हुआ 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो 11 मार्क्स का दिया गया था, है ना। तो इसमें दिया गया था मानव जीवन पर विकास के प्रभाव को स्पष्ट करें, है ना। जब विकास हुआ, है ना, मानव जब अपने, है ना, जब विकास के स्तर पर ऊंचाई पर चढ़ता जाता है तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो obvious सी बात है कि मानव जीवन पर कुछ सकारात्मक पड़ रहे हैं, इसीलिए तो विकास किया जा रहा है ना,
सकारात्मक लाने के लिए ही विकास किया जा रहा है, परंतु इस सकारात्मक के चक्कर में क्या होता है कि नकारात्मक परिणाम भी आते हैं, नकारात्मक परिणाम, है ना। जैसे कि मैं बताऊं कि बिजली है ना, बिजली है ना, बिजली ऊर्जा को लेने के लिए हमने कई तरीके अपनाए हैं ना। कोयला को हमने जला करके, है ना, फिर उससे बिजली उत्पादन की, लेकिन कोयला के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा निकला, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड, CO भी निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी निकलता है, तो ये वायुमंडल के लिए काफ़ी खतरनाक होते हैं और मनुष्य के लिए भी काफ़ी खतरनाक होते हैं। तो ये इसका क्या हो गया, नकारात्मक पॉइंट हो गया, है ना। तो इसका ये नकारात्मक पॉइंट हो गया। लेकिन सकारात्मक क्या है, सकारात्मक ये है कि हमें ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है, जिससे मानव जीवन को सरल बनाया जा सकता है ना। आजकल बहुत सारी मानव जीवन जो है उसकी बहुत सारे काम जो हैं वो ऊर्जा पर डिपेंडेंट हो गए हैं। अगर ऊर्जा नहीं होगी तो वो नहीं चल पाएंगे, है ना। तो ये मैंने थोड़ा सा इसकी भूमिका समझाई है कि किस प्रकार से हमें लिखना है। तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों करके ही लिखना है। तो इसमें क्या लिखा गया है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास का तात्पर्य सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना, संस्थाओं, सेवाओं की बढ़ती क्षमता, जो संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से कर सके ताकि जीवन स्तर में अनुकूल परिवर्तन आए, है ना। अनुकूल परिवर्तन जिस तरह से हम लेना चाहते हैं, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विकास की ये परिभाषा हुई। तो हमने विकास की परिभाषा लिख दी कि विकास किस प्रकार, विकास क्या होता है ना। मानव जीवन पर विकास का प्रभाव, तो मानव जीवन पर विकास के कुछ सकारात्मक तथा कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। अब इस सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव को हमने एक बॉक्स बनाकर लिखा है कि किस क्षेत्र में क्या सकारात्मक पड़ा है, क्या नकारात्मक पड़ा है। तो हमने लिख दिया क्षेत्र, हमने लिखा क्षेत्र, और हमने क्या लिखा, सकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव, है ना। तो पर्यावरण के क्षेत्र में मानव ने पर्यावरणीय संगठन को समझा है ना। पर्यावरण का संगठन किस प्रकार से हुआ है ना, उसमें कितने समुदाय होते हैं, है ना, बायोम क्या होता है, ये सब समझा है हम लोगों ने, पूरा पर्यावरणीय पूरी संगठन समझा है। लेकिन विकास ने प्रदूषण को बढ़ाया है। प्रदूषण के कारण सिर्फ एक ही नहीं बल्कि कई समस्याएं मानव के समक्ष आ गई हैं, है ना, जिसका अब निवारण करने के लिए अलग अलग सम्मेलन किए जाते हैं, अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, है ना। तो अब ये तो पर्यावरण के लेवल पर हो गया। दूसरा, मानसिकता। विकास से अंधविश्वास में कमी आई है ना। जब हम विकास के लेवल पर आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम अनुसंधान करते हैं, है ना, अपना तर्क लगाते हैं, तो उसमें से क्या होता है, अंधविश्वास हमारा टूटता जाता है ना। जो पहले से बनी बनाई बातें आ रही थी तो वो अंधविश्वास टूटता है, क्योंकि रिसर्च हो रही, वैज्ञानिकता आ रही है, इस वजह से, है ना। अंधविश्वास में कमी रहता, तार्किकता का विकास हुआ, है ना। तो ये तो सकारात्मक हो गया। लेकिन नकारात्मक क्या होगा, विकास ने मानव को व्यक्तिवादी बना दिया। वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, मानव सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, मतलब कि वो स्वार्थी हो गया, है ना। स्वार्थी हो गया। तो मानव को क्या बना दिया, स्वार्थी बना दिया। वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता, बाकी दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, जैसे पशुओं के बारे में, है ना। तो भले ही राष्ट्रीय उद्यान ये सब बनाए गए हैं, लेकिन आज भी मानव की प्रवृत्ति क्या है, पहले ज़्यादा से ज़्यादा मानव को ही अपने स्वार्थ के लिए वो देखता है ना। तीसरा है अपराध। DNA फिंगरप्रिंटिंग, है ना अपराध को कम की जाना। DNA फिंगरप्रिंटिंग आई है ना, तो इससे क्या हुआ, अपराध को कम किया जा सकता है ना। विकास ने साइबर जैसे अपराधों को बढ़ावा दिया। देखो, DNA फिंगरप्रिंटिंग से हम किसी की पहचान कर सकते हैं कि कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी, या फिर किसके क्या रिलेशन में है ना। कोई गुम हुआ या फिर किसी अपराध के लिए जो अपराधी होते हैं उनकी पहचान कर सकते हैं ना। लेकिन इसका जो नकारात्मक पॉइंट था वो ये था, विकास ने साइबर जैसे अपराधों को, है ना, अंजाम दिया है। मतलब साइबर अपराध भी बहुत ज़्यादा होने लगे हैं, है ना। तो हमारे वो इस पर सकारात्मक नकारात्मक। अब खान पान पर क्या हुआ है, खान पान पर सकारात्मक हुआ है, विकास से संतुलित आहार का ज्ञान हुआ है। संतुलित आहार का हमको ज्ञान हो गया कि एक संतुलित आहार क्या होना चाहिए, कितनी डाइट में क्या क्या लेना चाहिए, प्रोटीन कितना लेना चाहिए, हमें कार्बोहाइड्रेट कितना लेना चाहिए, हमें वसा कितनी लेनी चाहिए, है ना। तो हमें ये सब पता हो गया है ना। लेकिन विकास से भोजन विषाक्तता को बढ़ाया, खाद्य श्रृंखला को प्रभावित हुई है ना। ये सब जानने के बावजूद भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं ना, फर्टिलाइज़र जो यूज़ किए जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो खाद यूज़ की जाती है ना, तो उससे बहुत ही नकारात्मक परिणाम पड़ा है। दूसरा, जीन परिवर्तन, जो जैव प्रौद्योगिकी से बीज बनाए जाते हैं, है ना, तो वो इतने अनुकूल नहीं है।
तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई है ना। तो इस प्रकार से कई चीज़ें हैं जो हमारी विषाक्तता भोजन की विषाक्तता को बढ़ा देते हैं, है ना। तो इस प्रकार खान-पान में एक सकारात्मक भी आया है लेकिन नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं संचार, है ना। संचार से परस्पर जुड़ाव बढ़ा, वैश्विक गांव की परिकल्पना सिद्ध हुई है और टेलीडेंसिटी बढ़ी है ना। वैश्विक जो पूरा विश्व है वो एक गांव की तरह बन गया है ना। विश्व की कहीं भी कोई भी चीज़ हो रही है वो हमें पता होती है ना। वो हमें पता चल सकती है, पता होती है। पहले ऐसा नहीं था, है ना। जुड़ाव बहुत ही कम था। तो विश्व गांव की परिकल्पना सिद्ध हुई है और टेलीडेंसिटी बढ़ी है ना। टेलीडेंसिटी मतलब कि लोग जो है संचार सेवाओं से बहुत पास पास से जुड़ गए हैं। मतलब सभी के पास फ़ोन होने लगा है आजकल, है ना। फ़ोन हो रहा है, इंटरनेट उपलब्धता है ना, यही सब। तो ये टेलीडेंसिटी कहलाता है। लेकिन लेकिन इसका नकारात्मक पॉइंट क्या है? फेक फ्रेंड का चलन हो गया है ना। एक व्यक्ति फेक आईडी मतलब कोई भी व्यक्ति फेक आईडी 4-4 5-5 बना सकते हैं और इस तरह से फेक फ्रेंड का चलन होता है ना। और समय अत्यधिक इसमें दुरुपयोग होता है ना। आवश्यकता से ज़्यादा अधिक, आवश्यकता से बहुत अधिक इसमें समय जा रहा है जो हमें अपने उत्पादन में लगाना चाहिए या प्रोडक्टिविटी में लगाना चाहिए, है ना। नेट यूटिलिटी और नेट यूटिलिटी होती है। तो इस प्रकार से हमारा संचार वाला पॉइंट हुआ कि सकारात्मक जो है वो इस प्रकार से होगा और नकारात्मक प्रभाव ये होगा, है ना, कि समय ज़्यादा व्यर्थ होगा। नेक्स्ट में चलते हैं सामाजिक जीवन। तो भेदभाव की समाप्ति हुई है, सामाजिक समानता का उद्भव हुआ है। लेकिन संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन हुआ है, मानववादी विचारों का अंत हुआ है। आजकल संयुक्त परिवार बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, है ना। एकल परिवार देखने को मिलते हैं। उपभोक्तावादी जीवन हो गया है लोगों का, है। मानवतावादी विचारों का अंत हो गया है। मतलब वो एक मानव होने की दृष्टि से नहीं देखते, वो सिर्फ स्वार्थी नज़रों से ही देखते हैं, उपभोक्तावादी विचारों से ही देखते हैं। तो ये सामाजिक जीवन में बदलाव हुआ है ना। बदलाव क्या हुआ है? सकारात्मक भी हुआ, नकारात्मक भी हुआ है। तो दोनों हमने लिख दिया। अब राजनीतिक जीवन में क्या हुआ? राजनीतिक मुद्दों में परिवर्तन आया है ना। और ईवीएम का प्रयोग, ईवीएम के प्रयोग से जो हमारी वोटिंग है वो उसको सरल बनाया गया है ना। लेकिन इसका नकारात्मक पॉइंट क्या है? विकास से राजनीति के मुख्य मुद्दों में भटकाव। विकास के जो मुख्य मुद्दे हैं जैसे गरीबी है ना, इससे भटकाव होता है और पार्टियां आपस में ही लड़ती रहती हैं, है ना। आपस में ही एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोलती रहती है और जो मुद्दे प्राथमिक नहीं हैं उन्हें उठाती रहती हैं। तो ये हमारे जो मेन मुद्दे हैं, जो मुख्य मुद्दे हैं, ये हमारे पूरे नहीं हो पाते हैं, है ना। तो मुख्य मुद्दों से भटकाव है ना। तो राजनीतिक जीवन हो गया। नेक्स्ट है आर्थिक जीवन। उत्पादन में वृद्धि जिससे आय में वृद्धि हुई है। उत्पादन में वृद्धि हुई है, मशीनें आई हैं, है ना। औद्योगिकीकरण बढ़ा है, तो इससे आय में भी वृद्धि हुई है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है कि विकास से मशीनीकरण जन्म हुआ, फलस्वरूप बेरोजगारी बढ़ी है। जब मशीनें आ जाएंगी, है ना, जब एक मशीन कोई काम मान लीजिए 10 आदमी करते थे, लेकिन अब वो एक मशीन करने लगी तो वो 10 आदमी क्या हो गए? बेरोजगार हो गए, हैं। 10 आदमी, अगर 2 आदमी भी इस मशीन को ऑपरेट करने में लगते हैं तो 8 आदमी तो बेरोजगार ही है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ी है ना। तो अब हम इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि इस प्रकार विकास से एक तरफ तो सकारात्मक प्रभाव हुए हैं परंतु दूसरी ओर नकारात्मक भी प्रभाव नजर आए हैं या दिखे हैं। तो ये हमारा हुआ कि विकास से मानव जीवन में विकास का क्या प्रभाव हुआ है। तो दोनों ही एस्पेक्ट हमें देने हैं और इसी प्रकार से आप देंगे तो नंबर ऑब्वियस सी बात है अच्छे मिलेंगे। तो ये हमारा होता है 11 मार्क्स का क्वेश्चन और आज हमारा पूरा कंप्लीट होता है डे 53 डेली मीन्स क्वेश्चंस के आंसर डिस्कशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, है ना। और हमारे जो यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट लगी हुई है उसे ज़रूर देखें। और इसी जो क्वेश्चन सीरीज चल रही है इसी के आगे हमारी 2000 क्वेश्चंस आंसर मॉडल की एक बुकलेट आने वाली है जिसकी लिंक आपको जल्द ही यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराई जाएगी। अभी 500 क्वेश्चन आंसर, मॉडल क्वेश्चन आंसर MPPSC के, है ना, इनकी बुकलेट आई हुई है। बाद में यही कंबाइन करके 2000 क्वेश्चंस में आएगी, है ना। तो अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट में लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ इसमें कुछ पूछना है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम उसका समाधान करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।